आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए फिर चलते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजनाब बुकरे। मैं यहाँ पे शास्त्र वैज्ञानिक हूँ। मेरा जो डिसिप्लिन है कृषि सूक्ष्मजीव विज्ञान, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। मैं आज के इस टॉपिक संगोष्ठी कार्यक्रम में मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक जो है कि टिकाऊ कृषि के लिए जीवाणु खाद का इस्तेमाल, और दूसरे पार्ट में जो मेरा टॉपिक है वो है कपास डंठल से कंपोस्ट प्रोडक्शन। तो मैं पहले टॉपिक के बारे में जब बोलूंगा तो मैं ये बताना चाहूंगा, इस पर हमारा ICS ऊपर काम नहीं करता, लेकिन ताकि आज के जो संगोष्ठी का जो टॉपिक है उर्वरक का संतुलित उपयोग, तो उसके कारण ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैं आज इसके बारे में जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मेरा जो पहला टॉपिक है मैं इसके ऊपर वो बताना चाहूंगा कि हम जो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु है, जो बायो फर्टिलाइजर्स है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करके हम जो न्यूट्रिएंट का जो बैलेंस कैसे रख सकते हैं। मतलब अभी जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम उसको पूरा कंप्लीट अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसी के साथ हमें कुछ उसको मतलब जीवाणु खाद इस्तेमाल करके कुछ हद तक रासायनिक खाद कम कर सकते हैं, और हमारी मिट्टी की और फसल के लिए जो मतलब जो हमारे टिकाऊ खेती के लिए, जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसके लिए हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम जीवाणु खाद के बारे में बात करेंगे, या उसको हम जैव उर्वरक बोलते हैं। तो ये इसका हम परिचय देखेंगे तो जैव उर्वरक ऐसा फॉर्मुलेशन होता है, ऐसा मिश्रण होता है, इसके अंदर जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब इसको हम बीज के ऊपर या फॉलियर स्प्रे करेंगे या मिट्टी के ऊपर डालेंगे, तो ये डायरेक्टली मिट्टी को भी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है, और फसल के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जस्ता हो गया और लोहा हो गया। तो इस प्रकार के वो पोषक तत्वों का आपूर्ति करते हैं फसलों के लिए। तो इसको हम इंग्लिश में बायोइनोकुलेंट या माइक्रोबियल इनोकुलेंट बोलते हैं, क्योंकि ये खास तौर पे माइक्रोब्स के आधार पे बनाते हैं। जब भी ये फॉर्मुलेशन आपको मार्केट में मिलेगा, इसके उस पॉकेट के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव रहते हैं, जीवाणु रहते हैं। हमारे इंडिया में जब हम जैव उर्वरक की बात करते हैं, तो राइजोबियम का पहला उत्पादन हुआ था 1956 में। तो उसके बाद अभी राइजोबियम के अलावा बहुत विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो आप हम फसलों के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र दिखा है, ये जो फोटोज है, ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु है जिसको हमने सूक्ष्मदर्शक के अंदर देखा है। तो इसी के आधार पे हम विभिन्न प्रकार के जीवाणु को बना सकते हैं। अब हम जैव उर्वरक और जीवाणु खाद के हम विभिन्न प्रकार की बात करेंगे। तो ये जीवाणु खाद मतलब जिस न्यूट्रिएंट की आपूर्ति करते हैं उसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाले जीवाणु या जैव उर्वरक, फास्फोरस की आपूर्ति करने वाले जैव उर्वरक, पोटेशियम की या अन्य पोषक तत्वों की। तो इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल बताऊंगा आपको मैं। जैसे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है राइजोबियम। राइजोबियम एक्चुअली इसका हम प्राकृतिक आवास देखेंगे, ये मिट्टी में रहता है, और खास तौर पे जो दाल वर्गीय फसल रहती है, जैसे कि चना, मूंग, इस तरह के जो जैसे मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, मसूर हो गया, ये जो दाल वर्गीय फसल है, इनकी जो आपने इन फसलों को मान लो उगाड़ कर देख लिया, तो उनके जो जड़ है, उनके जड़ों के ऊपर जो गांठियां बनती है, उस गांठियों के अंदर रह के ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मतलब कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहता है उसको फसल डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इनका काम क्या होता है, वायुमंडल जो नाइट्रोजन है उसका परिवर्तन करना है अमोनिया में, और फसलें अमोनिया को अपने वृद्धि के लिए इस्तेमाल करती है। तो इसका इस्तेमाल हम जैसे खास करके जो फलियां और तिलहन फसल है, जैसे कि चना, मूंग, उड़द, अरहर, मटर, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम बीज उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करने के लाभ जैसे खास तौर पर तो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। इसके अलावा पौधों के विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार के वृद्धि हार्मोन होते हैं, जिसको हम जैसे कि ऑक्जिन हो गया, साइटोकिन हो गया, इसका एक उत्पादन करता है ताकि पौधे अपनी वृद्धि के लिए उसका इस्तेमाल करें। और ये कुछ राइजोम ऐसे भी होते हैं कि हमारे फसलों के जड़ों में
जो कवक रोग लग जाता है उसका वो जैव नियंत्रण करते हैं। और इसके इस्तेमाल करने से हम करीब हमारे फसलों में 10 से 35% उपज में वृद्धि पा सकते हैं। और डिपेंड ऑन मिट्टी और फसल, ये जो नाइट्रोजन फिक्स करता है कम से कम 50 किलो से लेकर 200 किलो तक नाइट्रोजन पर हेक्टर फिक्स करके ये मिट्टी में डालता है। तो इस प्रकार हम ऐसे जीवाणु को इस्तेमाल करके हमारे मिट्टी में हम नाइट्रोजन की वृद्धि कर सकते हैं, और ताकि वही नाइट्रोजन बाद में फसल अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। ये साइड में जो मैंने दिया है ये इसके कुछ प्रजातियां है, ये प्रजातियां राइजोबियम की प्रजातियां है, तो विभिन्न फसलों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करना वो दिखाएंगे थोड़ा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो जीवाणु है अजोस्पर्म है, ये भी इसका भी आवाज हम देखेंगे तो ये पानी में मिलेगा, आपको मिट्टी में मिलेगा, और जो पौधों की जड़ है वहां पे मिलेगा। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं सभी, ऑलमोस्ट सभी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अनाज की फसल हो गए या सब्जी के फसल हो गए उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे बाकी कॉफी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बीज उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। इसका भी जो मेन काम है कि जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन करना है अमोनिया में, और अमोनिया को फसल अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके भी इस्तेमाल करने से करीब फसलों के उपज में 10 से 15% वृद्धि हो जाएगी, और साथ में मिट्टी के लिए 20 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर में ऐड करेगा। नेक्स्ट, अब ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाला तीसरा एक महत्वपूर्ण जीवाणु है अजोस्पर्मिलम। ये भी जैसे बाकी जीवाणु की तरह ये भी मिट्टी में रहता है खास करके, तो विशेष रूप से ये पौधे की जो जड़ें हैं उनके साथ में उनका क्लोज एसोसिएशन रहता है, घनिष्ठ संबंध में रहता है। और ये इसका भी इस्तेमाल हम अनाज फसलें के लिए कर सकते हैं, फलियां के लिए कर सकते हैं, या जूट के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने की जो विधि है वो बीज उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। और उसका जो रेट है, जैसे एक पैकेट आता है 200 ग्राम का, उसको हम 10 किलो बीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़। और इसका जो इस्तेमाल करने के जो फायदे हैं, खासतौर पे जैसे मेन तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के अलावा जैसे पौधों के विकास के लिए जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्जिन, साइटोकिनिन, इसका वो उत्पादन करता है। और बाद में फसलों के उत्पादन वृद्धि होती है, और मिट्टी में नाइट्रोजन भी ऐड करेगा। इसके साथ खासतौर पे जैसे बाजरा और चारा वाली फसल है, इनके उत्पादन कम से कम 30 से 50% बढ़ सकता है ये अजोस्पर्मिलम जीवाणु खाद इस्तेमाल करके। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट है वो है नीले हरे शैवाल, इसको हम ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं। जैसे इसका जो आवास रहता है खासतौर पर जो मीठा पानी या रुका हुआ पानी मिल जाता है। और हमारे फसल के बारे में बात करेंगे तो जो चावल का फसल होता है, जहाँ पे हम धान की फसल बात करते हैं, जहाँ पे पानी का लेवल ज्यादा होता है, तो उसी कंडीशन में ये ग्रो करता है। इसके बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन खासतौर पे टॉलिथ्रिक्स, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये खासतौर के जो उसकी प्रजातियां हैं, इनका काम ये होता है कि जैसे बाकी जीवाणु काम करते हैं कि वातावरण का, वायुमंडल का नाइट्रोजन लेना है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके धान फसल के लिए इस्तेमाल करना है। और इसका ये नाइट्रोजन के अलावा ये बाकी विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उसका उत्पादन करेगा। इसके अलावा जैसे चावल के हार्वेस्टिंग के बाद ताकि ये ऑर्गेनिक मैटर रहता है, तो ये मिट्टी के अंदर 40 से 50% कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, वो ऐड करता है। और खासतौर पे जैसे हम चावल में ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, उस केस में मिट्टी की जो क्षारीयता है या सैलिनिटी है उसको भी कम करने में ये हेल्प करता है। अजोला भी दूसरा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है, ऑर्गेनिज्म है। ये भी खासतौर पे ये नीले हरे शैवाल के साथ रहता है, और ये चावल के फील्ड में मिलेगा, आपको बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। जहाँ पे पानी स्टैग्नेशन वाटर है या रुका हुआ पानी है वहां पे मिलता है। इसको हम हरी खाद भी बोल सकते हैं। और इसका जैसे इस्तेमाल जैसे हम धान की रोपाई की उसकी बात कर सकते हैं, और ये खासतौर पे नाइट्रोजन देता है, और इसका इस्तेमाल करने से फसल की उपज में वृद्धि होगी, फिर खेतों में नाइट्रोजन ऐड होगा। और इसके अलावा ये पशु के लिए चारा या कुछ इससे कुछ दवाई भी बन सकती है, और वाटर जैसे जल प्यूरिफिकेशन में भी इसका उपयोग हो सकता है।
अब ये नाइट्रोजन के अंदर ये एसिडोबैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जीवाणु है। ये खासतौर पे आपको पौधे की जड़ों में मिलेगा और इसका जो इसकी जो आवास है वो सिर्फ गन्ने के खेतों में मिलेगी। मतलब ये है कि ये सहजीवी गन्नों के जो जोड़े जोड़े है गन्ना फसल के उसके साथ ही सहजीवी में रहेगा। और इसका मेन काम ये है कि नाइट्रोजन की आपूर्ति करना। नाइट्रोजन की आपूर्ति वही उसी विधि से करेगा, वातावरण का नाइट्रोजन लेके ये फिर उसका रूपांतर परिवर्तन करेगा अमोनिया में और फसलें फिर अमोनिया के फॉर्म में उसको अपने लिए अपनी वृद्धि के लिए इस्तेमाल करेगी। और ये जैसे एसिडोबैक्टर के अलावा बाकी सभी जीवाणु जब हम जब मिट्टी में नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो मिट्टी की जो जैविक रूप को उसको सक्रिय बनाते हैं और पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो ग्रुप है वो फास्फोरस की आपूर्ति करने वाले जैव उर्वरक जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस टॉलरेंट बैक्टीरिया। इसका जो आवास है मिट्टी के अंदर मिलता है, जड़ों के जो सतह है उसके ऊपर मिलेगा या बाकी हैबिटेट में मिल सकता है। और इसका इस्तेमाल हम सभी फसल के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे कोई खासियत स्पेसिफिक फसल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सभी फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सभी फसलों में फायदा देगा। इसका 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 जो मेन जो काम करने का जो तरीका होता है, जैसे हम जानते हैं कि मिट्टी में बहुत ज्यादा फास्फोरस अघुलनशील फॉर्म में रहता है तो उसको पौधा अपने वृद्धि के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम ये मिश्रण यूज करेंगे तो मिट्टी का जो अघुलनशील फास्फोरस है उसका परिवर्तन होता है घुलनशील फॉर्म में। तो घुलनशील फॉर्म में जब परिवर्तन होगा तो जो पौधा है वो जो घुलनशील फॉर्म वाला जो फास्फोरस है उसको अपने वृद्धि के लिए विकास के लिए इस्तेमाल करता है। अब फास्फोरस की आपूर्ति करने वाला दूसरा जो इम्पोर्टेंट जैव है वो है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोजा। इसको हम फास्फोरस मोबिलाइजर बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि फास्फोरस को सोल्यूबाइज नहीं करना, इसका काम ये होता है कि मोबिलाइज करना। मतलब बहुत सारे पौधों के जड़ों के आसपास फास्फोरस रहता है लेकिन जड़ों का जो लेंथ है, जो लंबाई है ज्यादा नहीं होती, उस केस में इसका काम क्या रहता है कि ये ब्रिज बनाता है। तो जहां पे मिट्टी में फास्फोरस है वहां अपने शरीर में लेके वो पौधों को जड़ों को देता है तो ये मोबिलाइज करता है। तो ये सोल्यूबाइज नहीं करेगा, मोबिलाइज करेगा। और ये फास्फोरस के अलावा जैसे बाकी भी पोषक तत्व है जैसे जस्त हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, इसका भी मोबिलाइजेशन करता है। और इसके इस्तेमाल से खासतौर हम हमारी फसलों के बीच में 30 से 50% उपज में वृद्धि पा सकते हैं। अब आते हैं पोटेशियम। ये तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रुप है, ये पोटेशियम की आपूर्ति करने वाले जीवाणु या जैव उर्वरक। तो जैसे नाम से पता चलता है कि इसका जो काम है, जो मिट्टी में जो अघुलनशील पोटेशियम का जो फॉर्म है उसका परिवर्तन करना है घुलनशील फॉर्म में। क्योंकि पौधा जो अघुलनशील पोटेशियम का फॉर्म है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने ग्रोथ के लिए। तो जब हम ये फॉर्मुलेशन यूज करेंगे तो अघुलनशील जो पोटेशियम है उसका परिवर्तन होगा घुलनशील फॉर्म में और उसी को पौधा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बहुत मतलब इसको ये काम करने वाले बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है जो ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है एसिडोथायोबैसिलस, पेनिबैसिलस, बैसिलस मिश्रजेनेसिस। तो बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो ये काम कर सकती है। यहाँ पे मैंने एक जो स्क्वायर में दिया है ये हमारे आइसर ने विकसित किया हुआ बायोपोटाश लिक्विड फॉर्मुलेशन है, मतलब लिक्विड वाला फॉर्मुलेशन है। तो इसको इस्तेमाल करके हम जो फसलों की जो पोटेशियम की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका जो बेनिफिट नीचे दिया है, करीब ये मिट्टी में 10 से 15 किलो पोटेशियम पर हेक्टर ऐड कर सकता है। मतलब फसलों को भी पोटेशियम देगा और इसके अलावा मिट्टी में भी पोटेशियम ऐड करेगा जो उसके बाद की फसल अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी। अब जैसे ये मेजर जो मुख्य न्यूट्रिएंट हो गए, इसके अलावा भी जो माइनर न्यूट्रिएंट होते हैं या छोटे न्यूट्रिएंट जैसे हम जिंक या आयरन हो गए, जैसे जस्ता और लोहा हो गया, इसका भी मिश्रण फॉर्मुलेशन हमारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। इसको भी हम खास तौर पे जो हमारा जो न्यूट्रिएंट मेंशन किया है उसको आपूर्ति के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला वाला है बायोजिंक लिक्विड फॉर्मुलेशन। तो इसके इस्तेमाल करने से हम फसलों के लिए जो जिंक की जरूरत होती है, जो जस्ता की जरूरत होती है वो पूरी कर सकते हैं। या साइड में राइट साइड में आयरन फॉर्ट है तो इसका इस्तेमाल करके हम
जो आपूर्ति कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जो रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं, जो हम केमिकल खाद उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कुछ हद तक उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। और ये पूरा जैसे नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो इसके इस्तेमाल करने से हमारे जो मिट्टी है या फसल है उसके ऊपर पॉल्यूशन की जैसे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अब ये यहाँ तक मैंने कि जो जीवाणु न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, जो पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मिश्रण जैव उर्वरक मिश्रण है जो खासतौर पे जब फसलें अजैविक तनाव में ग्रो करती है, जैसे कि कमी नमी वाली सिचुएशन हो या सैलिनिटी स्ट्रेस वाला कंडीशन हो, उस केस में हम ये इस तरह के जैव उर्वरक का इस्तेमाल करके उसके जो तनाव है वो कम कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है कि ड्रॉट स्ट्रेस एलिवेशन, मतलब कि ये वाला जो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करके हम जो जहाँ पे मतलब जिस एरिया में पानी की कमी है वहां पे हम फसल की ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं। जैसे राइट साइड में हेलोजुंक है, तो यहाँ पे खासतौर पे जैसे उत्तर प्रदेश के एरिया में वहां पे मिट्टी में सैलिनिटी ज्यादा है, उस केस में उस एरिया में इस तरह से फॉर्मुलेशन यूज करके वहां पे हम सैलिनिटी भी कम कर सकते हैं मिट्टी की, और साथ में जो फसलें सैलिनिटी में ग्रो नहीं करेंगे उनके लिए भी ये वहां पे फायदेमंद होगा। तो लेफ्ट साइड में जिससे मैंने डॉट का बताया, तो इस तरह का फॉर्मुलेशन यूज करके हम कम से कम, यहाँ पे मैंने बेनिफिट में लिखा है 2 से 3 इरिगेशन हम बचा सकते हैं। मतलब जहां पानी नहीं होगा वहां पे हम पानी का भी सेव कर सकते हैं। इसकी जो मेथड्स है, मतलब जो प्रयोग की विधि है, अलग अलग विधि रहता है। बीज प्रक्रिया हम कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, जो जिसकी बुआई बीज से होती है हम उसको बीज उपचार कर सकते हैं। सेट कटिंग खासतौर पर जैसे गन्ना है वहां पे जिसमें उसका सोइंग सेट के माध्यम से होता है, तो वहां पे सेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो पौधे जिसका रोपाई मतलब नर्सरी में पौधा लगा के रोपाई करते हैं, जैसे धान हो गया या टमाटर की सब्जी हो गया, तो वहां पे हम उसका जो रोपाई है वहां जैसे सीडलिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा हम स्टैंडिंग क्रॉप में फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और सॉइल अमेंडमेंट मतलब कि कंपोस्ट में डाल के या डायरेक्ट मिट्टी में भी डालेंगे तो भी इसका पॉजिटिव असर मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ फायदे हैं। इसके फायदे हम जैसे मैंने बताया कि फसलों के लिए जैसे कि उसका अंकुरण जल्दी करता है, उसकी टहनियों की संख्या बढ़ा देगा है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी सप्लाई करेगा। और ये विभिन्न फसल के आधार पे कम से कम 10 से 30-40% उत्पादन में वृद्धि करता है। और जो तिलहन फसल है, जो ऑयल सीड क्रॉप्स है, उसमें भी ये पाया गया कि उसके अंदर जो ऑयल का कंटेंट है और जो तेल का जो प्रतिशत प्रमाण होता है उसको भी बढ़ाता है। और मिट्टी के लिए फायदे इसका ये है कि उसका जो उर्वरा शक्ति है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ा देगा। और ये जैसे कि ये पूरा ऑर्गेनिक बेस पे है, तो ये इसको डालने से मिट्टी का जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे हम ह्यूमस बात करते हैं, जो उसको हम बहुत ही जरूरी होता है मिट्टी के लिए, तो उसमें वृद्धि करता है। और मिट्टी के भौतिक रासायनिक गुण जैसे कि एनायन एक्शन कैपेसिटी, कैटायन एक्शन कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो रासायनिक गुण है उसके अंदर ये सुधार करता है। और खासतौर पे जब हम ये सलाइन कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे तो वहां की जो सैलिनिटी भी इंप्रूव करता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जब किसान कोई लेता है बायो फर्टिलाइजर, तो उसको ये कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो जितना फायदा इसके इस्तेमाल से होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो जैसे आप खरीदने जाते हो तो आपको देखना है कि जीवाणु जो जैव उर्वरक है उसका नाम, उसकी प्रयोग होने वाली फसल किसके लिए करना है, और अंतिम तारीख, क्योंकि अंतिम तारीख का इसका एक्सपायरी डेट खत्म हो होता है तो उसके अंदर जो उसकी आबादी होती है, जो पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाती है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि प्रामाणिक सोर्स से खरीद, जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज हो गया या ऐसे यूनिवर्सिटीज हो गया, आप वहां से खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप प्राइवेट सोर्स से जब आप खाजगी सोर्स से लेने की कोशिश करेंगे तो उनके यहाँ पे उनका जो पैकेट हो गए बायो फर्टिलाइजर्स के, उसके अंदर जो क्वालिटी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। और जब उपयोग के दौरान जो सावधानियां है कि इसको आपको ठंडे और सूखी जगह पे रखना है, और जो अंतिम तारीख है उससे पहले आप उपयोग करें। उसके बाद दूसरा है कि जो कंपनी जो पैकेट में
दिया गया है मापदंडों उस हिसाब से और जिस फसल के लिए दिया गया है उसके हिसाब से उसका उचित मात्रा में यूज करें और उसका जो उपयुक्त जो विधि है उसको सही विधि का प्रयोग करें और उचित समय पे प्रयोग करें ताकि जैसे सोइंग का बुआई करने है तो उससे पहले राइट टाइम पे उसका यूज करें। तो ये तो हो गया जैविक खाद के बारे में। अभी इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रयास करती है। तो ये इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपको आर्थिक सहायता देती है। तो उसी के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के जैविक खाद बायोपेस्टिसाइड हो गया या वर्मी कंपोस्टिंग हो गया उसका आप अपने लेवल पे उत्पादन कर सकते हैं अपने फार्म के लेवल पे। जैसे ये तो सबसे पहले जो योजना है सबसे पहले वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अंतर्गत आपको रुपीज 50,000 पर हेक्टर प्रति साल ये मिलेगा और ये आपको प्रति 3 साल आपको विभिन्न प्रकार के बायोफर्टिलाइजर्स बायोपेस्टिसाइड या वर्मी कंपोस्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत भी आपकी जो टोटल कॉस्ट है जो टोटल खर्चा आएगा उसका 50% खर्चा आपको गवर्नमेंट देगी और इसका इस्तेमाल आप राइजोबियम या फास्फोरस ग्लोइनसिल बैक्टीरिया जीवाणु है उसके उत्पादन में कर सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन। इसके अंतर्गत भी आपको 50% सब्सिडी मिलेगी अप टू द टेन ऑफ रुपीज 300 पर हेक्टर। तो ये भी विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु खाद है उसके इस्तेमाल के लिए आप कर सकते हो। ये जैसे ये भी इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन ये खास तौर पर ये जो स्कीम है खास तौर पे हमारे भारत देश के जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके लिए लागू की गई है। और लास्ट वाला जो हमारा आईसीआर का जो मॉडल है एक एकड़ एकीकृत जैविक खेती प्रणाली मॉडल ये खास तौर पे केरला मेघालय और तमिलनाडु राज्यों में चालू किया गया है। और इसका मेन जो पर्पस है कि खेती में जो इनपुट हम देते हैं उसका 80% इनपुट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से जाना चाहिए। तो उसके लिए ये लागू किया गया है। तो ये मेरा पहला पार्ट था बायो फर्टिलाइजर्स। अब इसके बाद में आपको बताऊंगा बायो एनरिच्ड कॉटन स्टॉक कंपोस्ट जो हमारे आईसीआर सरकार ने डेवलप किया है। हमारे यहाँ पे पहले डॉक्टर नागेश्वर सर थे जिनका भी ट्रांसफर हुआ है आईसीआर इंडिया मऊ उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ये तकनीक विकसित की गई है। तो इस तकनीक के बारे में आपको बताऊंगा। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो हमारा जैविक पदार्थ रहते हैं उसका हम अपघटन करते हैं। अपघटन करके उसको हम फाइन पार्टिकल में लेके आते हैं क्योंकि हम उसका अपघटन नहीं होगा तो उसको हम एज अ कूड़ा खाद या एज अ कंपोस्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंपोस्ट हम किससे कर सकते हैं? इसके लिए पौधे और फसलों के जो अवशिष्ट पदार्थ है खासतौर पे फसल हार्वेस्टिंग के बाद जो अवशिष्ट बच जाते हैं उसका हम अवशेष ले सकते हैं या घर का कूड़ा कचरा पशु का गोबर इसका जो जीवाणु द्वारा विशिष्ट परिस्थिति में इसका अपघटन होता है तो उससे खाद बनती है। इसको हम मान लो कि जब प्राकृतिक रूप से इसका हम विघटन होगा तो करीब ये 90 दिन लेता है बनने में। लेकिन जब हम उसको कुछ सूक्ष्म जीव यूज करेंगे या जीवाणु यूज करेंगे तो हम इस जो प्रक्रिया है ये जो विधि है उसका जो ड्यूरेशन है उसका हम कम कर सकते हैं। उसका हम 50 से 60 दिन में लेके आ सकते हैं। इसकी जो बनने की जो विधि है दो बहुत महत्वपूर्ण विधियां है। एक वो रहता है कि गड्ढा विधि और दूसरी है ढेर विधि। गड्ढा विधि में आप उसको जैसे 1 मीटर की ऊंचाई होगी 2 मीटर की लेंथ है और 3 मीटर का चौड़ाई तो इस तरह का गड्ढा बना के आप कर सकते हैं। या ढेर विधि भी थोड़ा सिमिलर डायमेंशन है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना मटेरियल है। आपके पास मान लो कम मटेरियल है तो आप इसकी साइज कम भी रख सकते हो या आपके पास बनना का जो मटेरियल ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से साइज को बड़ा भी कर सकते हो। अब कंपोस्टिंग क्यों करना है? कंपोस्टिंग इसलिए करना है क्योंकि हम देखते हैं कि जो एग्रो बर्निंग का जो इश्यू हो रहा है नॉर्थ इंडिया में भी और जैसे बर्निंग करते हैं तो उसके कारण हमारे पर्यावरण में पोल्यूशन बन जाता है। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया मिट्टी का प्रदूषण बन जाता है या पानी का प्रदूषण बन जाता है। ये कंपोस्टिंग करने से हम जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो रासायनिक खाद यूज करते हैं
उसकी उसकी जो मात्रा है कम कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत बार सिटी का जो वेस्ट है या जो एग्रो वेस्ट है उसका लैंडफिल हो जाता है, तो लैंडफिल जो हो रहा है उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण बन जाता है, वायु प्रदूषण, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। और जो जैसे मैंने बोला कि सॉइल एयर वाटर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। और ये दूसरी इसका एक ऑप्शन ये है कि अभी जो हम फार्म यार्ड मैन्योर यूज करते हैं, जो काउडंग से बनता है, गोबर से बनता है, मान लो कि फसलों का अवशेष का हम कंपोस्ट बनाएंगे तो उसको सप्लीमेंट करेगा। मतलब जितना हम काउडंग डालते हैं उसके साथ हम कंपोस्ट जो बना है हमारे कपास के डंठल से हो या बाकी फसल के अवशेष से, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में है कि रिसाइकलिंग, जो हमारा वेस्ट बच रहा है, जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको हम इफेक्टिव वे से रिसाइकिल कर सकते हैं और उससे हम जो वेस्ट टू वेल्थ है वो संकल्पना को हम पूरा कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग करके जो हमारा मिट्टी से निकला है जो अवशेष फसलों की, तो उसको हम वापस मिट्टी में दे सकते हैं फसल की वृद्धि के लिए और हमारे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। अब हम जब जो कंपोस्ट हम उत्पादन करते हैं कृषि अवशेष या अवशेष से, उसमें कुछ हम जीवाणु यूज करते हैं, तो उसका मैंने एक कॉमन चित्र दिखाया है कि हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले है कि जो माइक्रोवेव इनोकुलम, मतलब जो जीवाणु जो खासतौर पे कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें पहले तैयार करना पड़ता है लैब कंडीशन में। उसको फिर कुछ गोबर के साथ डालना पड़ता है। गोबर के साथ डालने के बाद ये हो गया हमारा मदर कल्चर, मतलब ये बेसिक हो गया। इसके बाद जो जिसका भी आपको कंपोस्टिंग करना है, मान लो कि कपास का डंठल हो या बाकी फसलों का अवशेष भी हो, उसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि जब हम जीवाणु डाल रहे हैं उसके अंदर, तो जैसे हमने फर्टिलाइजर यूरिया डाल दिया या डायमोनियम सुपर फॉस्फेट डाल दिया, तो ये जब हम फर्टिलाइजर डालेंगे तो ये जीवाणु के लिए वो एक खाद के रूप में काम आ जाता है। और जो कंपोस्टिंग के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाती है। अब हमें इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सारा ये मटेरियल डालने के बाद इसके जिसको जो बार बार मोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो सारे प्रोसेस है एरोबिक है, मतलब बार बार अंदर हवा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर तो माइक्रोब्स रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, उसको प्रॉपर हवा नहीं मिली तो जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है, वो थोड़ा लंबा टाइम लेता है। इसलिए प्रॉपर टर्निंग बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर मिक्स करना बहुत जरूरी होता है। जब मिक्स करेंगे उसको ठीक से ढक लेंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपको 50 से 60 दिन में रेडी हो जाता है। और उसको हम सूक्ष्म जीवाणु नहीं डालेंगे या कुछ फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो वो प्रोसेस जब प्राकृतिक रूप से करेंगे तो ये करीब 90 दिन लेगा। मतलब ये जीवाणु डाल के हम इस प्रोसेस को 30 दिन करीब पहले कर सकते हैं। अब एक जो हमारी सिरकोट ने जो टेक्निक डेवलप की है कपास डंठल से जो हमारा कॉटन स्टॉक कंपोस्ट बना है, उसके बारे में बोल दूंगा। हमारे इंडिया में कपास का उत्पादन जैसे 6 मिलियन टन होता है, और जो कपास का जो क्षेत्र है वो 12 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे पूरा करता है। अभी इस क्षेत्र से हम जब पर्यटन की बात करेंगे तो करीब 30 मिलियन टन कपास डंठल का उत्पादन होता है प्रति एकड़। तो एक एकड़ भूमि से 1 टन कपास डंठल प्राप्त हो जाती है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि इसका कंपोस्ट करना कोई जरूरी है। इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि होलिसल्फेट हो गया, लिग्निन हो गया, कुछ नहीं रहता है, कुछ भी तरह रहता है। इसको हम कंपोस्ट नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही टाइट कंपाउंड रहते हैं, जिसका हम खेतों में डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कंपोस्ट करते हैं, मतलब इसका हम प्रॉपर जीवाणु के माध्यम से अपघटन करते हैं, और अपघटन करके ऐसा ह्यूमस के जैसे कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो हम खेतों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसल के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे सरकार ने जो हरा कपास डंठल है और जो सूखा कपास डंठल है, दोनों से भी कंपोस्ट बना है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये उसका एक विधि है बनने का। उसमें कॉटन स्टॉक को जैसे पहले बारीक टुकड़ों में उसको कट किया था। कट करने के बाद उसके अंदर कुछ जैसे 10% काउडंग, कैटल डंग डाला, गोबर खाद डाला। उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ % यूरिया भी डालना जरूरी होता है, और डायमोनियम फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर है, रासायनिक खाद है, ये डालेंगे तो हमारी जो प्रक्रिया है वो फास्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके बाद जो माइक्रोबियल कंसोर्शिया, ये माइक्रोबियल कंसोर्शिया बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे प्रोसेस का, क्योंकि ये कंपोनेंट माइक्रोबियल कंसोर्शिया हम नहीं डालेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये
लंबा टाइम लेगी, जैसे 90 दिन लेती है। और ये माइक्रोबियल कंसोर्शिया डालने से ये जो हमारी पूरी जो विधि है करीब 45 से 60 दिन लेती है। तो इस तरह का मैंने चित्र दिखा है, प्रोसेस दिखा है बनाने का। और हमारा जो हमने जो हमारा कंपोस्ट है, इसकी कुछ खासियत ये है कि हम हमारे जो 1 टन में जो 1 टन में जो कपास डंठल आता है पर एकड़ जो आता है, उससे हम 800 किलो कंपोस्ट बना सकते हैं। और उसका जो बनने का जो दिन है, मान लो कि आप हरा हरा कपास डंठल से बना रहे हो तो 45 दिन लगता है, और जो सूखा डंठल है उससे बनाओगे तो ये 60 दिन लेता है। जैसे मैं बोला कि इससे ये ऐसे करने ये मेथड करने से हम करीब 15 से 30 दिन पहले बना रहे हैं। और इसका बनने का जो खर्चा आता है वो रुपीस 3000 प्रति टन कपास डंठल। और इसका हम न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे, पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। जो हम अभी गोबर का जो एपीएम यूज करते हैं, जो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर रहते हैं। तो इससे इससे क्या फायदा क्या होगा कि अभी हम कॉटन नीचे में दिया है कि कपास कल्टीवेशन में क्या अभी हम 12.5 टन एपीएम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे कपास डंठल के कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो हम सिर्फ 5 टन कपास डंठल का खाद इस्तेमाल करके हम कॉटन कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट है, मतलब कि एपीएम में आप जो खर्चा करोगे उसका हम कम कर सकते हैं। साथ में जो क्वांटिटी जरूरत है 12.5 टन की, उसकी जगह पे आप सिर्फ 5 टन कपास डंठल खाद इस्तेमाल करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, फायदा ले सकते हो। अब ये जीवाणु मैंने यहाँ पे कुछ जीवाणु के फोटो और कुछ एग्जाम उदाहरण दिए हैं। ये जीवाणु इस्तेमाल किए थे, जैसे कि ये अरेबिक जीवाणु का कंसोर्शियम है, मिश्रण है। इसमें जैसे कि बैसिलस फ्लोरोटस फेनोजिट जैसे बैक्टीरिया, और इसमें कुछ जैसे पीजीपीएम मतलब कि ऐसे जीवाणु है, ये आपको कंपोस्टिंग में भी मदद करेंगे फास्ट करने में। और साथ में ये डालने के बाद फसल के लिए, वृद्धि के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि फसलों की वृद्धि के लिए जैसे नाइट्रोजन भी देगा, फास्फोरस भी देगा और बाकी न्यूट्रिएंट भी देगा। तो ये दोनों काम करता है, कंपोस्टिंग भी फास्ट करेगा और साथ में जब हम कंपोस्ट खेती में डालेंगे तो फसल के लिए भी, फसलों की वृद्धि के लिए भी ये काम करेगा। तो दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करके हमारा कंपोस्ट बनाया था। तो इसके 2 फायदे हैं कि आप कंपोस्ट भी वेस्ट टू वेल्थ का भी काम कर रहे हैं, और साथ में जैसे हमने इसके अंदर जो जीवाणु यूज किए हैं वो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ाएगी, और फसलों के लिए जो विभिन्न पोषक तत्व है वो भी सप्लाई करेगी। इसका इकोनॉमी से मैंने बताया कि 1 टन कपास के डंठल से जब हम कंपोस्ट बना रहे हैं तो लगभग 3000 रुपए खर्चा हो जाता है प्रति एकड़। और मान लो कि 800 किलो जो खाद बनता है उसको हम 5 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से बेचेंगे तो 4000 रुपए की आय मिलेगी किसानों को, जो कि बीसी रेशियो आता है 1.14। इसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है, जो निव्वल जो लाभ मिलेगा प्रति एकड़ किसानों को ₹1000 प्रति एकड़ लाभ मिल सकता है। तो किसानों के लिए ये मतलब लाभदायक बन सकता है। अब इसके कुछ जैसे मैंने न्यूट्रिएंट दिए, क्योंकि जब हम कंपोस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उसकी मात्रा कितना है उसके आधार पे बोल सकते हैं कि कंपोस्ट कितना हेल्दी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया है कि हरी कंपोस्ट और सूखा कंपोस्ट जो डंठल से बना है उसके अंदर जैसे कि सूखी कंपोस्ट में कार्बन का मात्रा ज्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। दोनों का जो हम ये तालिका देखेंगे तो मैंने साइड में दिया है कि फार्मा एड मैनर्स। तो फार्मा एड मैनर्स में क्या होता है कि नाइट्रोजन रहेगा 0.5%, फास्फोरस 0.2% और पोटेशियम 0.5%। तो इससे ज्यादा जो हमारी मात्रा है हमारे जो कंपोस्ट बना है हरी कपास डंठल से और सूखी कपास डंठल से इसके अंदर है, तो हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके जो इसका इस्तेमाल करने के जो लाभ है वो तो कॉमन लाभ है, जैसे कि जब हम फसल और मिट्टी की बात करेंगे तो ये सॉइल कंडीशन के रूप में काम करता है। आपकी सॉइल की हेल्थ बढ़ा देगा, फर्टिलिटी बढ़ा देगा। जैसे कि दूसरा बात ये है कि जो फसल की वृद्धि के लिए जो विभिन्न पोषक तत्व देगा, साथ में उसकी वृद्धि के लिए जो हार्मोन की जरूरत होती है, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकिन्स हो गया, उसको उत्पादन करता है। और ये जैसे ये कि ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच होता है, तो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, खासतौर पर जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी, वो बढ़ा देता है। और ऑर्गेनिक, जैसे हम गवर्नमेंट अभी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या जैविक खेती के लिए बहुत बढ़ावा दे रही है, तो उसके लिए कंपोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
पर्यावरण के रिलेटेड हम देखेंगे तो ये वेस्ट टू वेल्थ हो रहा है, जो रिसाइकलिंग हम इफेक्टिव वे से कर रहे हैं, और जो हम जो रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी यूज हम कम कर सकते हैं। मिट्टी और पानी का पॉल्यूशन कम करेंगे। और खासतौर पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि रासायनिक खाद इस्तेमाल करने से मिट्टी में टॉक्सिक जो जहरीले पदार्थ जम जाते हैं, तो उसी को रेमिडिएशन, उसी को ठीक से मिट्टी से बाहर निकालने का काम भी हमारे कंपोस्ट कर सकता है। और ये हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे तो उसका जो डिस्पोजल के लिए जो खर्चा आएगा उसका हम कम कर सकते हैं, या जो जो जमीन लगती है डिस्पोजल के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और जो कंपोस्ट बाकी भी डिमांड पूरी करेगा, जैसे मिट्टी की या उसकी। और दूसरा ये कि जब कंपोस्ट जब बेचेंगे तो किसानों के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो इसके बहुत तरह तरह के लाभ है। चलो आपका तो ये मेरा हाँ